हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग NTA नेट नवंबर 2020 का 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज़ कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री थ्रू सेल्फ मेड टेस्ट। एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक ने स्वनिर्मित टेस्ट से छात्रों के उपलब्धि का सर्वेक्षण किया या परीक्षण किया। Or the distribution of scores has been studied in terms of mean and standard deviation of sample of 100 students। 100 छात्रों का मीन, माध्य और मानक विचलन के रूप में वितरण का नमूने के लिए अंकों का वितरण इस प्रकार है, जिसमें कि मीन है 50। सो यहाँ बनाते हैं हम, स्कोर दिया हुआ है, स्कोर दैट इज x इज 60, mean is 50, standard deviation is 10, so we have to calculate z. So formula for z is x minus x bar divided by standard deviation, so it will be 60 minus 50 by 10, so it will be 10 by 10, it is 1। ठीक है, अब हम इसका क्या देखना है हमको कि assuming that distribution is normal, what will be the percentile rank of student whose score is, तो percentile rank निकालना है। तो हम पहले normal distribution का इस तरह से थोड़ा ये स्मूथ होता है, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर ये मीन है, ठीक है, सेंटर पे मीन होता है, और ये समझिए फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन पॉजिटिव, इधर फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन नेगेटिव, इसके बीच में जो एरिया होता है 34.13% इधर, 34.13% इधर, सो टोटल एरिया इज 68.26। ये एरिया जो है टोटल 68.26%। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ लेते हम ये एरिया को, यहाँ से यहाँ ये है, फिर से बनाते, थोड़ा नहीं पूरा काटना पड़ेगा, इसलिए इसको हम ब्लैक से कर देना ताकि आपको ये एरिया आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एरिया जो जाएगा वो इस तरह से, यहाँ पर टोटल एरिया जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये 95 यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है 95.44% आएगा। और इसको हम और इधर करते, ये कर्व इस तरह से आएगा, तो ये आएगा +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर ये थोड़ा और इधर जाएगा तो यहाँ पर आएगा -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एरिया जो है ये 2.14% इधर, 2.14% इधर, एंड आफ्टर दैट द एरिया, ये एरिया जो होगा इसके बाद का दैट इज 0 पॉइंट। मैं फिर से बना दूँ इसको, फिर से बनाती हूँ, इट इज 31। तो सबसे पहले स्कोर हमने लिखा, स्कोर था दैट इज x इज 60, x बार इज 50 and standard deviation is 10। so z score निकालना होगा, उसका फॉर्मूला x minus x bar by standard deviation, so it is 60 minus 50 by 10, it will be 10 by 10, so it is 1। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हम बनाना है, पेन इधर से उधर भागता है, बेल शेप, so it is this mean -1 स्टैंडर्ड डेविएशन +1, ऐसे रफली बना रही हूँ इसलिए इसको +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर +2 -2, यहाँ पर आ गया +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड एरिया
ये एरिया हो गया 68.26, that is 34.13% this side and 34.13% this side. It is 13.59%. This is also 13.59%. ये हो गया 2.414%, और ये भी हो गया 2.14%, और ये 0.14% इधर, 0.414% इधर। तो ये एरिया यहाँ तक आया। इसको अगर हम यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक इसको लेते हैं, इसको कवर करते हैं, ये एरिया जो आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा 95.44%। और जब हम इसको भी मिला देते हैं, ये एरिया को भी, तो ये पूरा कवर करता है 99.72%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 60%। स्कोर क्या है, 60। तो टोटल परसेंट अब यहाँ पर लिखती हूँ, टोटल, therefore टोटल परसेंटेज केसेस टिल स्कोर 60। तो 60 यहाँ तक आएगा ना स्कोर हमारा, तो इसलिए इट विल कवर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया कवर करेगा। सो इट विल बी 0.14% प्लस 0.14%, 2.14% प्लस 13.59% प्लस 34.13% plus 34.13%. So it will be total 84.13%. So answer will be percentile rank, that is PR will be of students, PR of students whose score is 60 will be 84.13% or 84. So our answer is 84. Answer is D. Okay, next question number 2. The observation what the curriculum neglects as important as what it advocates for. क्या मतलब हुआ इसका, कि जो करिकुलम जिस चीज की उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका यह एडवोकेट करता है। मतलब जिसकी उपेक्षा करता है और जिसका एडवोकेट करता है, तो कहना है कि जिसकी उपेक्षा करता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिसको एडवोकेट करता है, जिसकी वकालत करता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन कौन सा करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम, हिडन करिकुलम और कोर करिकुलम, नल करिकुलम। तो हम एक एक करके सब करिकुलम को समझते हैं। ओवर्ट करिकुलम क्या होता है? सबसे पहले तो करिकुलम एक है कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो होता है एजुकेशनल प्रोसेस में, उसको हम करिकुलम कहते हैं। तो ये करिकुलम क्या है? एक प्लान सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि स्टूडेंट को, कोई स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो स्कूल के इंस्ट्रक्शनल या टीचर के इंस्ट्रक्शनल गोल के रूप में रहता है। करिकुलम इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होता है, और स्टूडेंट जो भी परफॉर्म करता है उसका असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर है कि करिकुलम एक का लैटिन वर्ड क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ रेस। तो उसमें एक करिकुलम का एक रास्ता बना होता है और टीचर को उसी रास्ते पे चलना होता है पढ़ाने का मतलब। तो इसमें क्या है कि करिकुलम जो है कई तरह का होता है। तो पहला है ओवर्ट करिकुलम। इसमें क्या है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा,
स्कूल का क्या मिशन है और स्कूल क्या चाहता है कि बच्चे क्या सीखें, उनको क्या नॉलेज हो, ये सब चीज़ें आती हैं ओवर्ट करिकुलम में, जो कि बाहर से दिखता है। एक्सप्लिसिट करिकुलम यह वो होता है जो कि फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा होता है। ये करिकुलम डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट होता है। ओवर्ट करिकुलम में डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो लिखित रूप में होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि जो लिखित रूप में होता है, और वो स्कूल के इंस्ट्रक्शनल एजेंडा को बताता हुआ। तो ये ओवर्ट करिकुलम रिटन होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर और किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम डिज़ाइनर, टीचर्स के द्वारा बनाया जाता है। हिडन करिकुलम क्या होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अनइंटेंडेड होता है करिकुलम। इसमें कुछ मतलब पूर्व निर्धारित नहीं होता है। हिडन करिकुलम में क्या है कि ये अनरिटन होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। करिकुलम इनपुट जो होता है, जो भी उसमें होता है, वो लर्नर को कैसे मिल जाता है, बहुत सारे मीन्स के द्वारा, क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा वो स्कूल एनवायरनमेंट से सीख लेता है, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ से सीखता है। ये करिकुलम में मेंशन नहीं होता है। टीचर से जब इंटरेक्शन करता है तब सीख लेता है। ये कोई प्लान नहीं होता है, ना तो डिज़ाइंड होता है। तो बहुत सारा नॉन वर्बल एक्शंस जो टीचर्स के होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, जो आई कांटेक्ट होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो ये हिडन करिकुलम में क्या है कि वैल्यू सिस्टम भी आ जाता है बच्चों का, जो कि कोर्स में कहीं मेंशन नहीं होता है, लेकिन टीचर्स से वो वैल्यूज़ को भी इनहेरिट कर लेते, मतलब ले लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ये करिकुलम जो है लिखा हुआ करिकुलम की तरह ही है, इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से व्यवहार करना है। फिर है एक्सक्लूडेड करिकुलम, जिसमें एक्सक्लूडेड कोर करिकुलम तो वो हुआ कि जो कि कॉमन लर्निंग, कॉमन जिसमें नॉलेज, स्किल, वैल्यूज सारी चीज़ें होती है। कोर करिकुलम जो होता है किसी भी आइडिया के या स्कूल के हिसाब से तय होता है। लेकिन जो नल करिकुलम है वो क्या होता है, जो कि पढ़ाया नहीं जाता है। नल करिकुलम पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें कोई भी चीज़ कॉन्शियसली नहीं पढ़ाया जाता। ये साइलेंस से बच्चा साइलेंटली सीखता जाता है। ये फिजिकल होता है। ये हर चीज़ स्कूल में सिखाना संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं सिखाए जाते हैं, नहीं बताए जाते हैं, और इंटेंशनली छोड़ दिए जाते हैं, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इसका आंसर तो है शून्य पाठ्यक्रम। अब शून्य पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, तो उसमें होता है कि हर चीज़, इसलिए इसमें क्या होता है, आइजनर का कहना है, आइजनर ने बताया कि बहुत चीज़ें जो हम नहीं सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या चीज़ है, जैसे लाइफ का एजुकेशन, ये सिखाया नहीं जाता है, कहकर नहीं सिखाते। फिर करियर प्लानिंग, मतलब ये सब उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ की उपेक्षा करता है, जितना कि करिकुलम जिस चीज़ की वकालत करता है और जिसकी उपेक्षा करता है, तो इसकी उपेक्षा करता है तो ये, लेकिन जिसकी वकालत करता है उतना ही महत्वपूर्ण है ये भी, है ना। तो इसको कहते हैं करियर प्लानिंग, लाइफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो नहीं रहता है करिकुलम में, इसको नल करिकुलम कहते हैं। और ये जो रिटन करिकुलम है उतना ही, उसके ही इतना महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग approaches to curriculum objectives provide scope for meeting the self actualization needs। कौन सा पाठ्यचर्या का कौन सा दृष्टिकोण यह गुंजाइश प्रदान करता है कि ये बताता है या ये प्रोवाइड करता है कि आत्म साक्षात्कार हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि बिहेवियरल रैशनल अप्रोच, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच, सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। अब एक एक करके हम सब अप्रोच को समझते हैं, तो फिर इसका आंसर करेंगे। तो करिकुलम क्या करता है कि हमेशा ये लोग इसको सही से समझ नहीं पाते हैं। इसका सब कोई लोग सिंपल यही सोचता है कि कोर्स ऑफ स्टडी करिकुलम होता है,
लेकिन ऐसा नहीं, करिकुलम एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस को संपूर्णता से जितनी चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंस में आती है सब करिकुलम के तहत हैं। तो करिकुलम किस किस चीज़ को आंसर करता है? वाई, व्हाट, हाउ। तो व्हाट में क्या है? करिकुलम हमें ये बताता है कि करिकुलम क्या अचीव करना चाहता है। व्हाट में हो गया क्या अचीव करना चाहता है, और वाई में आता है कि क्या क्या सिखाना चाहता है, और करिकुलम ये बताता है कि क्यों इसमें ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है। तो करिकुलम का जो अप्रोच है ना, वो अलग अलग तरह से अप्रोच दिया हुआ है। तो पहला हम देखते हैं बिहेवियरल रैशनल अप्रोच क्या बताया करता है। करिकुलम में जो ये बिहेवियरल रैशनल अप्रोच व्यवहार तर्कसंगत दृष्टिकोण है, जो इसमें क्या होता है कि सारे गोल और जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे निर्दिष्ट रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं, बताए हुए होते हैं। कंटेंट भी अरेंज किया होता है, क्या पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज़ कराना है, ये सारी चीज़ें, और इनके क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये भी दिया रहता है। और लर्निंग आउटकम जो होता है इसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता कि वो गोल जो सेट किया गया था पहले से उनके मुताबिक लर्निंग हो रही कि नहीं, ये देखा जाता है। इसका मेन एम है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना या अचीव करना और बिहेवियर में परिवर्तन लाना, व्यवहार में। तो क्या है, हम लोग लर्निंग क्या जानते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। तो ये चीज़ इसका उद्देश्य है कि बिहेवियर रैशनल अप्रोच ये देखता है कि जो उसका उद्देश्य है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना वो आ रहा है कि नहीं। दूसरा है इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच। इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अप्रोच में क्या होता है कि ये जॉन डीवी का दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल एक्ट। जॉन डीवी ने इसके बारे में बात किया था। तो ये बताता है कि करिकुलम कि ये नॉन ट्रेडिशनल है। इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल नॉलेज, फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे इसमें होने चाहिए ताकि बच्चा का जो सेंस है वो डेवलप करे, सब्जेक्ट मैटर के आगे भी वो सोच सके, उस फिलोसॉफिकल और सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में भी उसका करिकुलम को क्या करना है कि इस तरह से सेंटर्ड करना है कि वो अपना जो कोर्स है उससे आगे भी, सब्जेक्ट मैटर से भी आगे सोच सके। ठीक है। उसके बाद है सिस्टम मैनेजरियल। सिस्टम अप्रोच में क्या है कि यहाँ पर ये स्टाफ और रिलेशनशिप देखना है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेज, काउंसलिंग, करिकुलम और इंस्ट्रक्शन और इवेल्युएशन सब चीज को देखता है, ये किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। करिकुलम में इस अप्रोच में ये ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम को देखता है, फ्लो चार्ट और स्टाफ रिलेशनशिप, ये सब चीज को देखता है। ये मैनेजमेंट का हो गया। और इसका आंसर है ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच जो है ना, वो मतलब मैनेजेरियल में ये भी आ जाता है कि टीचर पेरेंट, स्टूडेंट पेरेंट, ये सारी चीज़ों को का अध्ययन करना, आपसी संबंध को। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बाल केंद्रित। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों के हिसाब से करिकुलम है कि नहीं, प्लान्ड करिकुलम है कि नहीं है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का करिकुलम। बच्चे केवल किताबी ज्ञान तो नहीं सीख रहे हैं, इसके अलावा भी उन्हें तो ज्ञान हो रहा है, ये चीज़ देखना। फिर पूरे चाइल्ड का डेवलपमेंट, होल चाइल्ड का टोटल डेवलपमेंट, होल चाइल्ड को कंसीडर करता है। टोटल डेवलपमेंट इंडिविजुअल का तो इसका कंसीडरेशन है। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ लेता है? इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अधिगम, लर्निंग इन स्मॉल ग्रुप, लर्निंग इन स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ों पर मतलब ये सब क्या करता है कि स्कूल इस अप्रोच को
जो अपनाता है वो स्टूडेंट का लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जोर देता है, जो आज की समय की सबसे बड़ी मांग है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अगला है, इस सारे क्वेश्चन इस बार हम जो है ना, ये क्वेश्चन का पूरा 7 से 8 क्वेश्चंस करिकुलम से आए हैं, तो ये करिकुलम वाला पोर्शन का क्वेश्चन है। अब एक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिंजेंसी मॉडल, जिसको हिंदी में पाठ्यचर्या मूल्यांकन का सर्वांग समता आकस्मिकता मॉडल कहा जाता है, वो किसने डेवलप किया था? राल्फ टैलर, मैल्कम प्रोबस, रॉबर्ट स्टेक और डेनियल स्टैफलमैन। तो ये जो करिकुलम का जो मॉडल है, ये इवैल्यूएशन, करिकुलम इवैल्यूएशन क्या है? ये करिकुलम डेवलपमेंट का एक एसेंशियल फेज है कि ताकि करिकुलम का मूल्यांकन करके उसका विकास किया जा सके। इवैल्यूएशन से क्या होता है कि जो फैकल्टी, जो टीचर हैं, वो ये देखते हैं कि ये करिकुलम, ये पाठ्यचर्या अपने उद्देश्य, जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, छात्र वास्तव में सीख रहे हैं कि नहीं। तो ये इसलिए इसके लिए अलग अलग मॉडल्स हैं जो कि हम लोग अलग से देखेंगे। तो टायलर का जो मॉडल था, उन्होंने पाठ्यचर्या मूल्यांकन के लिए जो मॉडल दिया था उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम था ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। इसमें क्या उन्होंने ये 1950 में दिया था उन्होंने। तो ये मॉडल है कि उनका मानना था कि इसको गोल अटेनमेंट मॉडल भी कहा जाता है, और ये मॉडल जो है वो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव को 3 सोर्स से देखता है। 3 सोर्स, क्या क्या सोर्स है इसका? स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। 3 एस्पेक्ट से वो करिकुलम को देखते हैं और इसको 4 पार्ट में बांटा। पहला है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, उसके बाद लर्निंग एक्टिविटी को देखना है ताकि जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ उसके लिए अरेंज करना ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है वो पूरा हो सके, और उस सबको करने के बाद उसका इवैल्यूएशन। ठीक है। अब उसके बाद है हम रॉबर्ट स्टैक, हमारा आंसर है रॉबर्ट स्टैक। इसका रॉबर्ट स्टैक का मॉडल क्या बताता है? इसको कॉन्टिंजेंसी मॉडल कहा जाता है, कॉन्टिंजेंसी मॉडल। ठीक है, इसको कलर चेंज करके हम आगे डिफाइन करें। तो स्टैक का मॉडल जो है करिकुलम का, वो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से ज़्यादा नहीं। ये मॉडल इस पर आधारित है कि जो भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब किसके लिए इवैल्यूएशन डन किया जाता है? स्टूडेंट के लिए। तो इवैल्यूएशन इशू में उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उनका कहना है कि उन जो डेवलपमेंट स्टेज में उन्होंने कुछ प्री रिक्विजिट रखे, जिसमें कहना है कि स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है, उसका, स्टूडेंट मतलब स्टेक होल्डर है, तो स्टूडेंट का एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन, उसका प्रायर नॉलेज, फिर टीचर का कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या है कि करिकुलम जो डेवलप किया गया है वो सब चीज़ है कि नहीं उसमें, ये देखना। पहला तो स्टेक होल्डर हुआ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एटीट्यूड, उसका पूर्व ज्ञान, ये सारा। फिर टीचर का कैरेक्टरिस्टिक देखना, फिर टीचर जो चाहता है वो चीज़ करिकुलम में है कि नहीं। दूसरा स्टेक होल्डर टीचर हुआ। तीसरा हुआ कि रिजल्ट। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन स्टेज में क्या होता है कि वो इवैल्यूएटर्स कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए जो कि करिकुलम का इम्पैक्ट को बढ़ाएगा। फिर दूसरा है कि जो करिकुलम ऑपरेशनल है उसका क्या क्या यूज हुआ और उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें, इस पर जोर दिया गया। तो ये रॉबर्ट स्टेक का मॉडल है जिसको उन्होंने बहुत, ये इसका आंसर यही है, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता आकस्मिकता मॉडल का विकसित किसने किया था? स्टेक ने। और स्टेफलमैन का जो है ना, उन्होंने 4 चीज बताया था, CIP,
इसमें था उनका कॉन्टेक्स्ट, दूसरा था इनपुट, प्रोडक्ट, नहीं इसका तीसरा का, चौथा का है प्रोडक्ट, तीसरा है प्रोसेस। इसको हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका आंसर है रॉबर्ट स्टेक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखते जाइए कितना क्वेश्चन पाठ्यचर्या से आया है या करिकुलम से आया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन इंटररिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या डिजाइन के निम्नलिखित में से कौन सा आयाम चारों में से पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध को बतलाता है? तो इसका आंसर सबसे पहले हम टिक करते हैं। आंसर है आर्टिकुलेशन, जिसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति। तो आर्टिकुलेशन, करिकुलम डिज़ाइन का हमने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। करिकुलम डिज़ाइन किस चीज़ पर फोकस करता है? जो कि पूरा कोर्स का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। मतलब कोर्स में क्या चीज़ होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा कंटेंट होगा, किस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या क्या कोर्स का आउटलाइन होगा, किस तरह से इवैल्यूएशन होगा, क्या सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस होगा, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है उसको करिकुलम का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। तो वो सारा चीज़ को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी डायमेंशंस हमको बताना है, करिकुलम डिज़ाइन का विभिन्न पहलू बताना है। तो पहला है स्कोप। स्कोप क्या बताता है कि सब तरह का कंटेंट, क्या क्या कंटेंट, टॉपिक, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें करिकुलम में डाला जाएगा, इसका है। तो ये ब्रॉड, लिमिटेड, सिंपल, किस तरह का वर्ड यूज किया जाए स्कोप को बताने के लिए। दूसरा है सीक्वेंस। सीक्वेंस में है कि कंटेंट और एक्सपीरियंस किस तरह से अरेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से अरेंज किया जाएगा, या डेवलपमेंट पैटर्न किस तरह का होगा, कॉग्निटिव डोमेन, फिर अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को डेवलप करने के लिए किस तरह से कंटेंट और एक्सपीरियंस को तय किया जाएगा, किस सीक्वेंस में रखा जाएगा कि तीनों डोमेन का डेवलपमेंट हो। फिर है चौथा, तीसरा है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में ये बताता है कि कंटेंट वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली का मतलब है कि एक लेसन के बाद दूसरा लेसन, तीसरा लेसन किस तरह से अरेंज किया जाएगा। उसमें लेवल और ग्रेड, लेवल टू लेवल और ग्रेड टू ग्रेड क्या है कि कंटेंट को अरेंज किया जाएगा। लोअर लेवल में हल्का, फिर नेक्स्ट लेवल में थोड़ा भारी, इस तरह से। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ संबंध, मतलब कि मैथ्स का संबंध साइंस से इस तरह से जोड़ना, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन। और कंटिन्यूटी का क्या है कि वर्टिकल रिपीटेशन होगा या इस तरह से कोई भी चीज़ का रिपीटेशन बार बार किया जाएगा ताकि बच्चों का नॉलेज में परमानेंस आए, वो जो सीखें वो परमानेंटली उनके दिमाग में रह सके। तो इसका आंसर हो गया आर्टिकुलेशन, जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में किसी भी लेसन का एक लेवल से दूसरा लेवल में पहुंचने की बात होती है, इस तरह का आर्टिकुलेशन होता है। अभिव्यक्त किया जाता है लेसन को, या फिर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ संबंध को स्थापित करके दिखाना। अगला है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। यह आ गया गाइडेंस का क्वेश्चन। तो क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज स्ट्रेस्ड इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग। किस टाइप के काउंसलिंग में जो क्लाइंट है उसकी समस्या को सहानुभूतिपूर्वक समझा जाता है। तो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी की प्रॉब्लम को समझने के लिए खुद को इसके स्थान पर रख के सोचना कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप कैसा करते, ये चीज़ होता है एम्पैथेटिक। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है रैशनल प्रॉब्लम एनालिसिस बेस्ड काउंसलिंग, तर्क संगत समस्या विश्लेषण आधारित परामर्श। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि इसको REBT कहा जाता है। REBT एक करके समझ लेते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसके अंदर आता है। ये
एल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया था। एल्बर्ट एलिस ने 1950 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। यह अप्रोच जो हमें हेल्प करता है, क्या बताता है कि जो हमारा नेगेटिव थॉट है, जो हमारा नकारात्मक विचार है, उसका क्या करता है, वो हमारे लिए इमोशनल या संवेगात्मक इशू या व्यवहारात्मक इशू ला सकता है। हमारा व्यवहार पर, उस पर, हमारे संवेग पर उसका असर हो सकता है। तो इसलिए ये इस बात पर आधारित है कि लोग अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए REBT अप्रोच आपको मदद करता है ताकि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से देखें और सोचें। तो आपके यह अप्रोच में चेंज लाता है, सोचने के तरीके में चेंज लाता है। फिर दूसरा है पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग। ये सेकंड वाला ही इसका आंसर है। आंसर इज बी। इसको हम समझते हैं। आंसर क्या बता रहा है कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का मतलब होता है कि क्लाइंट सेंटर्ड, जिसको प्रॉब्लम है उस पर आधारित। तो इसमें क्या है कि यह मानवतावादी अप्रोच है जो किस चीज़ से डील करता है कि क्या लोग अपने को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं, या मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि इस पर कि काउंसलर कैसे उनके थॉट को इंटरप्रेट करता है। तो इसका फीचर क्या है कि काउंसलर जो है ना, उसमें क्या करता है कि क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है। वो खुद को उसकी जगह पर रखकर सुनता है और समझने की कोशिश करता है। फिर है दूसरा कॉन्ग्रुएंस। एम्पैथी हुआ, फिर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि काउंसलर जो है एक जेन्युइन पर्सन होता है, वो बायस्ड नहीं होता है। तीसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसमें काउंसलर जजमेंटल नहीं होता है, उसकी समस्या को सुनकर वो मतलब ये नहीं बोलता तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए, तो उसकी समस्या को सुनता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगला है रियलिटी बेस्ड। रियलिटी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, काउंसलिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि साइकोथेरेपी, जिसमें कि थेरेपेटिक प्रोसेस होता है, उसमें इलाज किया जाता है और जो कि काउंसलर के द्वारा किया जाता है। और उसमें थेरेपी में बिहेवियर को मतलब चेंज लाने के लिए मेंटल इलनेस का इलाज किया जाता है ताकि लोग का बिहेवियर चेंज हो सके। अगला है बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसलिंग। इसमें बिहेवियर के मॉडिफिकेशन का अप्रोच है, जिसमें कि अनडिजायरेबल जो भी एक्शन है, जो अवांछित व्यवहार है, उसको वांछित व्यवहार से रिप्लेस किया जाता है और व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है। ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, a student has graduated from a university. He or she wants help in making the choice in stream of education. The type of guidance put in place in such case will be called। तो एजुकेशन, छात्र विश्वविद्यालय से स्नातक किया और शिक्षा की धारा में चुनाव के लिए मार्गदर्शन, तो इसे हम शैक्षिक मार्गदर्शन कहेंगे। ये सिंपल है। और ये सब जो है ना, इसको एजुकेशनल गाइडेंस, जिसमें कि काउंसलर उसे देंगे। पर्सनल गाइडेंस में आपके इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस, नेगेटिविटी को चेंज करने के लिए जो गाइडेंस दिया जाता है व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, उसे पर्सनल गाइडेंस। और वोकेशनल गाइडेंस, पेशा के चुनाव के लिए, व्यवसाय के चुनाव के लिए जो गाइडेंस दिया जाता है, उसे व्यवसायिक मार्गदर्शन कहते हैं। और सामाजिक मार्गदर्शन में समाज में एडजस्ट करने के लिए बताया जाता है, वो ऐसा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग behaviorist theory of learning advocated the role of cognitive and molar concept। मतलब निम्नलिखित में से सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांतकारों में से किसने संज्ञानात्मक और दाढ़ अवधारणा का मतलब होता है कि बॉल को किक कर दिए, इस तरह का मोलर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इसमें किसने किया, तो इसका आंसर है टोलमैन। टोलमैन ने इसको बताया। ठीक है, तो टोलमैन ने क्या बताया, उनका कहना था कि पर्पसिव बिहेवियरिज्म पर उन्होंने जोर दिया और बताया कि ये साइकोलॉजी का वह ब्रांच है जो कि बिहेवियर का स्टडी करता है, किस तरह से कि किस
क्या गोल था उसके बिहेवियर को, इसको अध्ययन करता है। तो टोलमैन का कहना था कि लर्निंग जो है ना वो नॉलेज से बढ़ता है, और नॉलेज जो है पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में जीव रहता है, जो अपने आसपास के वातावरण से उसका बिहेवियर प्रभावित होता है। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग ये बताता है कि जो बिहेवियर एक्ट होता है, किसी का व्यवहार जो होता है, वो उसके वातावरण से प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल बिहेवियर या मोलर बिहेवियर जो है, जैसे बॉल को किक करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि ये जो पर्पसिव बिहेवियर है, किस पर फोकस्ड है, वो मीनिंगफुल बिहेवियर पर, मतलब उसके वातावरण पर निर्भर करता है। सीएल हल ने एक बिहेवियर थ्योरी दिया जिसको ड्राइव थ्योरी कहते हैं। सीएल हल का दिया हुआ थ्योरी को ड्राइव थ्योरी कहते हैं। ये ड्राइव थ्योरी ये बताता है कि ये इंस्टिंक्ट होता है, मनुष्य के अंदर का नीड होता है, जो कि उसको किसी बिहेवियर को करने के लिए बाध्य करता है। और थॉर्नडाइक ने दिया था बिहेवियरल थ्योरी, जिसको उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स से जोड़ा था, और उनका कहना था कि लर्निंग या जो है वो स्टिमुली और रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड होता है, और उसको स्ट्रेंथन या वीकन करने के लिए ये एसआर का पेयरिंग होता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का पेयरिंग को करके उसके लर्निंग को मजबूत या कमज़ोर किया जा सकता है। वॉटसन का बिहेवियरिस्ट थ्योरी बोलता है कि इंटरनल इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लोग जो होता है, वो लोगों का व्यवहार को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि उनका जो बाह्य बिहेवियर होता है वो ज़्यादा उनके व्यवहार को उससे प्रभावित होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यवहार आंतरिक स्वरूप से नहीं बल्कि बाह्य रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, the technique of respect of human learning context advocated by Carl Rogers were given the caption। कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रतिपादित मानव के सीखने के संदर्भ के तकनीकों को शीर्षक में दिया गया, क्या शीर्षक दिया गया था? तो ये शीर्षक दिया गया था सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, स्व आरंभिक शिक्षा। स्व आरंभिक शिक्षा का मतलब खुद से आरंभ किया गया शिक्षा। तो इसका आंसर यही है। पहले हम डिस्कस करते हैं सबको। कार्ल रोजर्स के कौन थे? एक अमेरिकन, कार्ल रोजर्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फाउंडर्स में से एक थे। इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच शुरू किया था। तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पहले क्या होता है ये जान जाएं। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जो है वो किसी की एबिलिटी को दर्शाता है, जो कि अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को, जो सीखने का वातावरण है जिसको वो समझ सकता है या कंट्रोल कर सकता है, उसको सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटी कहलाता है। इसमें क्या करता है कि गोल सेट करता है वो अपने लर्निंग का, गोल, कोई भी गोल सेटिंग करता है, और उसके अलावा सेल्फ इंस्ट्रक्शन करता है, अपने को इंस्ट्रक्शन देता है कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, और सेल्फ री इन्फोर्समेंट भी होता है। सेल्फ री इन्फोर्समेंट में वह अपने को उत्साहित भी करता है, एनकरेज भी करता है। रिसेप्शन लर्निंग में क्या होता है कि ये लर्निंग थ्योरी है जो कि ऑसुबेल के द्वारा दिया गया था। ऑसुबेल, इन्होंने बताया कि लर्नर सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब कोई नया चीज़ उनको सिखाया जाता है, और वो नई चीज़ जो भी वो सीखते हैं वो पुराने ज्ञान से, उनको जो उनके पहले से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उससे वो रिलेट कर पाते हैं। तो ये कहते हैं कि उनका मानना था कि नॉलेज जो है पहले वो रिसीव करते हैं, रिसीव करके सीखते हैं, तब डिस्कवरी करते हैं। तो पहले वो फर्स्ट रिसीव करते हैं, डिस्कवरी नहीं करते हैं। पहले के ज्ञान से जोड़ते, रिसीव करके फिर तब डिस्कवरी करते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, आइडियाज जो भी होता है पहले वो समझते हैं, समझा जाता है, डिस्कवर नहीं किया जाता है। फिर है सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, जो कि कार्ल रोजर्स ने बताया। इसका मतलब है कि बच्चों को क्या करना है कि लर्निंग में इंगेज करना है, कि वो लर्निंग को किसके साथ, सेल्फ एस्टीम और इनिशिएटिव से अपनी लर्निंग को आगे ले जा सकें, उनका खुद से एंथुजियाज्म से
ये सबसे वो अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। ये लर्निंग जो है, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग जो होता है, वो लर्नर खुद इवेल्युएट करता है और ये फिर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में जहाँ लर्नर कुछ नया सीख लेता है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ पुराने ज्ञान से कुछ सीखता है। ये मेथड जो है, इसमें वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और नई चीज़ें सीखता है, क्वेश्चंस, कंट्रोवर्सीज को देखता है। तो ये टेक्निक है इंक्वायरीज के सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग क्या चीज़ पर आधारित होता है? इंक्वायरी, जो ह्यूमन नेचर है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, उससे वो सीखता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड आइडिया है लर्निंग का। तो रोजर का थ्योरी जो लर्निंग का है, वो बताता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो किस चीज़ पर फोकस देता है, इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर, खुद का इन्वॉल्वमेंट और खुद से इनिशिएटेड कोई प्रोजेक्ट खुद से शुरू करना, और लर्नर खुद अपने को इवेल्युएट करता है। इसलिए टेक्निक इन ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में जो कार्ल रोजर्स का था, वो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, developing brand and enhancing marketing is emphasized by। किसी भी ब्रांड का विकास और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा जोर दिया जाता है? तो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर हम ब्रांड को बढ़ाना सिखाते हैं तो सिग्नल थ्योरी पर ये सबसे ज़्यादा जोर देता है। तो सिग्नल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, पहले उसके और पॉइंट्स को डिस्कस कर लें थोड़ा थोड़ा। इसका आंसर है सिग्नल थ्योरी। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है कि ये किसी भी सिस्टम को पढ़ना, समझना, स्टडी करना और उसका ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए किया जाता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है सिस्टम एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको समझना और उसको एनालाइज करना, और ये किस तरह से देखना कि सिस्टम किस तरह से अच्छे से काम करे। तो दूसरा है सिग्नल थ्योरी। सिग्नल थ्योरी क्या है? ये ब्रांड डेवलपमेंट है, किसी भी ब्रांड का डेवलपमेंट में ये काम आता है। ब्रांड डेवलपमेंट, हमारा क्वेश्चन भी ब्रांड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग का थ्योरी है, ब्रांड डेवलपमेंट का थ्योरी है और डिज़ाइन थ्योरी है। ये बताता है कि ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाए, किसी भी ब्रांड का वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बाद। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ब्रांड को आपको अगर सेल करना है, बेचना है, भेजना है, तो उसके लिए जो आप दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, जो सिग्नल देना है, और दूसरा जो रिसीवर है। तो जैसे सेल्स पर्सन आते हैं या कुछ भी सामान बेचने वाले आते हैं, तो वो कैसे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने कि आप खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो जो बेचने आया वो सेलर है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कम्युनिकेट इस तरह से कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अदर पार्टी जो है, दूसरा जैसे हम आप हैं, वो हम लोग रिसीवर हैं, जो कि हम सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं और उससे सहमत होकर उस चीज़ को खरीदते हैं। तो ये इससे ब्रांड का विकास और मार्केट बढ़ता है। रैशनल चॉइस थ्योरी में क्या होता है? ये साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी सब में अप्लाई होता है। इस थ्योरी का मानना है कि व्यक्ति जो है, तो अपने चॉइस को चुनने में या किसी चीज़ को चुनाव करने में अपना इंटरेस्ट देखता है कि किस चीज़ में उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो वो अपने ऑप्शंस को देखते हैं और उसमें से चुनते हैं। तो इसको रैशनल चॉइस कहते हैं। और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या बताता है कि एजुकेशन किस तरह से किसी व्यक्ति का ह्यूमन कैपिटल, जो मनुष्य मानव पूंजी है, उसकी एफिशिएंसी को किस तरह से बढ़ा सकता है, उसके लिए उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाए कि उसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़े। So that's all for today. Thank you.